बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 6 संधि। तो संधि क्या है? संधि क्या है? जब हम दो शब्दों से जोड़कर कोई नया शब्द बनाते हैं वो आपका क्या कहलाता है? संधि शब्द। ठीक है। पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। तो यहाँ पर क्या है? दो वर्णों के परस्पर मेल से जब कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम संधि कहते हैं, है ना। दीप प्लस आवली, तो ये क्या बन गया? दीपावली। गण प्लस ईश गणेश। तो यहाँ ए प्लस आ मिलकर क्या बना? आ। ए प्लस ए मिलकर आ और ए प्लस ई मिलकर ए। ठीक है। ऊपर दिए गए शब्दों में पास पास आने वाले दो वर्णों का मेल हुआ है और उसी मेल के कारण परिवर्तन भी हुआ है। दो वर्णों के मेल से होने वाला यह परिवर्तन ही संधि कहलाता है। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेद। जब संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से पहली अवस्था में लिखा जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे देवर्षि, देव प्लस ऋषि। सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह। तो संधि के भेद कितने हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर संधि के बारे में। ठीक है। जब दो स्वर परस्पर मिलकर नए स्वर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो उनके मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 मुख्य भेद होते हैं। तो 5 मुख्य भेद कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। जब ए आ ई ई उ ऊ री इन ह्रस्व या अथवा दीर्घ स्वरों से इन्हीं के सजातीय ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि कर्म प्लस अनुसार, कर्मानुसार, यानी ए प्लस आ मिलकर क्या बन गया? आ। ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं ई प्लस ई मिलकर ई बन जाएगी, ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ। ठीक है। और री प्लस री मिलकर री। ठीक है। इसके बाद है गुण संधि। जब ए आ के बाद ई आते हैं तो दोनों मिलकर ए और ऊ, बड़ा ऊ आते हैं तो दोनों मिलकर ओ तथा री होता है तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। जैसे कि नर प्लस इंद्र नरेंद्र। तो ए प्लस ई मिलकर क्या बन गए? ए। और ऐसे ही ए प्लस ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे? ओ। ठीक है। और ए प्लस री मिलकर क्या बन जाएंगे? अर। इसके बाद है वृद्धि संधि। जब ए आ के बाद ए आते हैं तो दोनों मिलकर ए तथा ओ औ आते हैं तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। जैसे कि 1 प्लस 1 एक एक। ठीक है। तो ए प्लस ए मिलकर क्या बन गए? ए। और ए प्लस ओ मिलकर क्या बन गए? औ। इसके बाद है यण संधि। जब ई उ ऊ री के बाद कोई विजातीय स्वर आता है तो ई का या, ऊ का वा तथा री का र हो जाता है। जैसे कि प्रति प्लस एक, तो क्या बन गया? प्रत्येक। ई प्लस ए मिलकर क्या बन गया? ये। ठीक है। ऐसे ही ऊ प्लस आ मिलकर क्या बन जाएगा? वा। ठीक है। इसके बाद है अयादि संधि। जब ए ओ आओ के बाद विजातीय स्वर आता है तो क्रमशः ए आए अव आओ हो जाते हैं। जैसे कि चे प्लस अनम चैनम, तो ए प्लस आ मिलकर क्या बन गया? ए। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। तो व्यंजन संधि क्या होती है? जब व्यंजन से व्यंजन अथवा स्वर से व्यंजन मिलता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि के 9 भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं। तो देखिए व्यंजन संधि के 9 भेद हैं। जशत्व संधि, अनुनासिक संधि, षट्व और षट्व संधि, प्रथम का तृतीय तथा है का चतुर्थ वर्ण, छत्व संधि, स्वर के योग से च आगम, षट्व संधि, अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम जसत्व संधि यानी प्रथम का तृतीय वर्ण के बारे में। जब 5 वर्ग में से किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग का तृतीय और चतुर्थ वर्ण अथवा य र ल व में से कोई वर्ण आता है तो वर्ग का प्रथम वर्ण उसी के वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। ठीक है। जैसे कि सत प्लस गमन सदगमन। ठीक है। इसके बाद है दूसरा अनुनासिक संधि। प्रथम का पंचम वर्ण। ठीक है। जब किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे कि षट प्लस मास, तो क्या बन गया? षण्मास, यानी ट प्लस मा मिलकर क्या बन गया? णमा। ठीक है। इसके बाद है षचुत और षटुत संधि। त का सम्मुख वर्ण जब त वर्ग के बाद च छ ज झ ट ठ ड ढ ण ल वर्ण आते हैं तो त वर्ग को क्रमशः च छ ज झ ट ठ ड ढ न ल हो जाता है। जैसे कि मत प्लस टिका, तो क्या बन गया? मट्टिका, यानी ट प्लस ट मिलकर क्या बन गया?
ट, ठीक है। इसके बाद चौथा है प्रथम का तृतीय तथा ह का चतुर्थ वर्ण। जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ह आता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण तथा ह उसी वर्ग के चतुर्थ वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि गट प्लस हा, गड्ढा, ठीक है। तो आधा ट प्लस हा मिलकर क्या बन गया, ढ, डढ़, ठीक है। तो क्या बन गया, गड्ढा। पांचवा है छत्व संधि। जब त अथवा द के बाद श आता है तो त द का च और तथा श का छ हो जाता है। जैसे कि उत प्लस शिष्ट, तो क्या बन गया, आधा त प्लस श मिलकर क्या बन गया, उच्छिष्ट। स्वर के योग से च आगम। जब किसी स्वर के बाद छ आता है तो छ से पहले च और जुड़ जाता है। जैसे कि स्वच्छ, स्व प्लस छंद, तो क्या बन गया, स्वच्छंद। इसके बाद है सातवां शत्व संधि। जब आ को छोड़कर किसी भी स्वर का वर्ग ह, य, व, र, ल के बाद स आता है तो उसका श हो जाता है। जैसे सु प्लस सुप्त, तो क्या बन गया, सुषुप्त। इसके बाद है अनुस्वार संधि। जब म के पश्चात कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो म स्पर्श व्यंजन के वर्ग का पंचम वर्ण अथवा अनुस्वार हो जाता है। जैसे कि सम प्लस ज, तो क्या बन गया, संजय, ठीक है। इसके बाद है अनुस्वार संधि, म को अनुस्वार। जब म के बाद स्पर्श व्यंजन के अतिरिक्त कोई भी व्यंजन आता है तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे कि सम प्लस रक्षक, तो क्या बन गया, संरक्षक, ठीक है। इसके बाद तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग के से स्वर अथवा व्यंजन के मिलने पर उनके रूप में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के भेद। विसर्ग संधि के भी कई भेद होते हैं जो इस प्रकार है। विसर्ग के योग से ए का पूर्व रूप। जब विसर्ग से पहले और बाद में दोनों ही स्थानों पर ए आता है तो विसर्ग से पहले ए का ओ हो जाता है तथा बाद वाला ए विसर्ग से मिलकर पूर्व रूप हो जाता है। जैसे कि मरहे प्लस अनुकूल, तो क्या बन गया, मनोनुकूल, ठीक है। इसके बाद दूसरा है विसर्ग का श। जब विसर्ग से पहले कोई भी स्वर और उसके बाद च, छ, श में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे कि पुनः प्लस च, तो क्या बन गया, पुनश्च। इसके बाद है विसर्ग का र। जब विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आता है तो विसर्ग के बाद भी कोई स्वर अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ वर्ण होता है तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे दुए प्लस उपयोग, तो क्या बन गया, दुरुपयोग, ठीक है। विसर्ग का श, षटकोण बन जाएगा किसी भी विसर्ग का इसमें, ठीक है। तो जब विसर्ग से पहले ई उ में से कोई वर्ण आता है तथा विसर्ग के बाद क, ख, ट, उ, प, फ में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे कि बहिये प्लस खंड, तो क्या बन गया, बहिष खंड। इसके बाद है विसर्ग का ओ। जब विसर्ग से पहले ए आ हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे यशे प्लस दा, तो क्या बन गया, यशोदा। इसके बाद है विसर्ग को स। जब विसर्ग से पहले ए, ई, उ तथा विसर्ग के पश्चात त, थ वर्ण तथा कार या पति शब्द आता है तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे कि वाचे प्लस पति, तो क्या बन गया, वाचस्पति। विसर्ग का विसर्ग ही रहना। जब विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त कोई स्वर आता है और बाद में श, स, श, स में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता बल्कि वह विसर्ग ही बना रहता है या अपने बाद आने वाले वर्ण में बदल जाता है। जैसे कि निये प्लस शंक, तो क्या बन गया, निशंक। इसके बाद है विसर्ग से पूर्व स्वर का दीर्घ होना। जब विसर्ग से पहले आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर और विसर्ग के बाद में र हो तो विसर्ग का लोप होकर उससे पहले के ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है। जैसे कि निये प्लस रोग, तो क्या बन गया, निरोग। इसके बाद है विसर्ग का लोप। तो इसमें विसर्ग का लोप हो जाता है। जब विसर्ग से पहले ए तथा बाद में ए होता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि अतः प्लस एव, तो क्या बन गया, अतएव, ठीक है। इस पाठ का सार बच्चों आपको क्या मिला, जब दो स्वर परस्पर नए स्वर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो उनके मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर के संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और दीर्घ संधि। इसके बाद है स्वर संधि के भी 5 मुख्य भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसके बाद है जब व्यंजन से व्यंजन अथवा स्वर से व्यंजन मिलता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं।
विसर्ग से स्वर अथवा व्यंजन के मिलने पर उनके रूप में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने संधि और संधि के भेद के बारे में अच्छे से पढ़ा है। संधि के 3 भेद थे, ठीक है। उन तीनों भेद के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो आप अभ्यास में एक बार फिर इन्हें पढ़ेंगे और कुछ संधि विच्छेद शब्दों का करेंगे। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे आपकी नई क्लास में आपके नए पाठ के साथ। धन्यवाद।